नमस्कार दोस्तों, युगांतर सीरीज के चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में आपका स्वागत है। अब तक हमने दुनिया को समझा, हमने देखा कि दुनिया का नक्शा बदल रहा है, तकनीक बदल रही है और पैसा बदल रहा है। लेकिन एक भारतीय निवेशक के तौर पर आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, इस सब में मेरा भारत कहाँ है? क्या भारत वाकई अगला सुपर पावर बनने जा रहा है, या इंडिया शाइनिंग की तरह ये भी सिर्फ एक मार्केटिंग का गुब्बारा है? आज हम भावनाओं को साइड में रखकर डेटा और तर्क की कसौटी पर भारत की कहानी को परखेंगे। आज हम बात करेंगे अमृतकाल के अर्थशास्त्र की। नमस्कार दोस्तों, और इन्वेस्ट्रेड सारथी की इस बेहद खास श्रृंखला युगांतर के चौथे पड़ाव पर आपका स्वागत है। इतिहास गवाह है कि वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया की जीडीपी में हमारा हिस्सा 25% से ज्यादा था। फिर वक्त का पहिया घूमा और हम गुलाम बने, गरीब बने। लेकिन आज 2026 में ऐसा लगता है कि वो पहिया अपना पूरा चक्कर लगा चुका है। आज आप दुनिया का कोई भी अखबार उठा लीजिए, वॉल स्ट्रीट का कोई भी जर्नल पढ़ लीजिए या दावोस में होने वाली किसी भी मीटिंग की रिपोर्ट देख लीजिए, हर जगह एक ही चर्चा है, द इंडियन सेंचुरी यानी भारत की सदी। मॉर्गन स्टेनली कह रहा है कि ये भारत का दशक है। IMF कह रहा है कि भारत ग्लोबल ग्रोथ का इंजन है। और दुनिया के बड़े बड़े CEO जो कल तक चीन के गुणगान गाते थे, आज भारत की फ्लाइट पकड़ने के लिए लाइन में लगे हैं। लेकिन दोस्तों, एक निवेशक के तौर पर हमारा काम भीड़ के पीछे भागना नहीं है, हमारा काम भीड़ से अलग हटकर सच को देखना है। क्या ये सारी बातें सच हैं, या ये सिर्फ एक बड़ा बुलबुला है जो फूटने वाला है? क्या भारत वाकई चीन की जगह ले सकता है? क्या हमारे स्टॉक मार्केट की ये तेजी असली है या नकली? आज के इस एपिसोड में हम देशभक्ति के चश्मे को उतारकर एक फंड मैनेजर का चश्मा पहनेंगे। हम भारत की इस ग्रोथ स्टोरी का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना दम है और कितना पानी। और सबसे जरूरी बात, हम ये जानेंगे कि अगर ये भारत का दशक है तो इस दशक में सबसे ज्यादा पैसा कौन से सेक्टर बनाएंगे और कौन से सेक्टर डूब जाएंगे। भाग 1, जनसांख्यिकी का लाभांश माइनस डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत की कहानी का सबसे पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है डेमोग्राफिक्स यानी हमारी आबादी की बनावट। आप कहेंगे कि आबादी तो बोझ होती है। जी नहीं, इकोनॉमिक्स में आबादी सबसे बड़ी ताकत होती है अगर वो सही उम्र की हो। आज पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है। चीन बूढ़ा हो रहा है, वहां काम करने वाले हाथ कम हो रहे हैं और रिटायर होने वाले लोग बढ़ रहे हैं। जापान और यूरोप पहले ही बूढ़े हो चुके हैं। अमेरिका की आबादी थम गई है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक बड़ा देश है जो आज भी जवान है, और वो है भारत। हमारी औसत उम्र आज भी 28 या 29 साल है। इसका आर्थिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास कमाने वाले हाथ ज्यादा हैं और उन पर आश्रित रहने वाले लोग कम हैं। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। जब किसी देश में काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं तो वे कमाते हैं, वे खर्च करते हैं, वे घर खरीदते हैं, वे बाइक खरीदते हैं और वे टैक्स भरते हैं। इससे इकोनॉमी का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। चीन में ये दौर 1990 से 2010 के बीच आया था और हमने देखा कि चीन कहां से कहां पहुंच गया। आज वही दौर भारत में शुरू हुआ है। ये खिड़की अगले 25 से 30 साल तक खुली रहेगी। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक गणितीय सत्य है। दुनिया को वर्कफोर्स की जरूरत है, और वो वर्कफोर्स आज सिर्फ भारत दे सकता है। चाहे वो कोडिंग करने वाले इंजीनियर हों, या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, या अस्पतालों में काम करने वाली नर्सें। भारत दुनिया का ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बन रहा है। भाग 2, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का संगम। दूसरा बड़ा बदलाव जो पिछले 10 सालों में आया है वो है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ सड़कों और पुलों से नहीं है। भारत ने दुनिया को एक नई चीज दिखाई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आधार, UPI और अब ONDC। हमने एक ऐसा डिजिटल ढांचा खड़ा कर दिया है जैसा अमेरिका और यूरोप के पास भी नहीं है। आज एक सब्जी वाला भी QR कोड से पेमेंट लेता है। इसका इकोनॉमिक असर बहुत गहरा है। इसे वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। जब पैसा तेजी से घूमता है तो इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है। पहले गांव के आदमी को बैंक खाता खोलने में महीनों लगते थे, आज eKYC से मिनटों में खुलता है। इसका मतलब है कि फॉर्मल इकोनॉमी यानी संगठित अर्थव्यवस्था में करोड़ों लोग जुड़ गए हैं। और दूसरी तरफ है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 10 सालों में भारत ने जिस रफ्तार से हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे और एयरपोर्ट बनाए हैं वो अभूतपूर्व है। सरकार का कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लॉजिस्टिक्स की लागत जो भारत में बहुत ज्यादा थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं ताकि मालगाड़ियां समय पर पहुंचें। ये सब मैन्युफैक्चरिंग के लिए जमीन तैयार कर रहा है। कोई भी कंपनी फैक्ट्री वहां नहीं लगाती जहां बिजली न हो या सड़क न हो। आज भारत कह रहा है, आइए
हमारे पास प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। भाग 3, चीन +1 और मैन्युफैक्चरिंग रेनेसां। तीसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिक्स, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में बात की थी। दुनिया चीन से डर गई है। कोविड के बाद और सप्लाई चेन टूटने के बाद हर बड़ी कंपनी चाहती है कि उसकी एक फैक्ट्री चीन के बाहर हो। इसे चाइना +1 स्ट्रैटेजी कहते हैं। और चीन के बाहर उनके पास विकल्प क्या हैं? वियतनाम छोटा है, बांग्लादेश के पास संसाधन सीमित हैं। सिर्फ भारत ही है जिसके पास चीन जैसा स्केल है, बड़ा बाजार है और सस्ता लेबर है। भारत सरकार ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका है। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गेम चेंजर साबित हो रही है। सरकार कह रही है कि तुम भारत में बनाओ, हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा कि हम आयातक से निर्यातक बन गए। अब यही कहानी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और केमिकल्स में दोहराई जा रही है। एप्पल का भारत में आना सिर्फ एक शुरुआत है। टेस्ला और दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियां भी कतार में हैं। मैन्युफैक्चरिंग का GDP में हिस्सा बढ़ना तय है, और जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो रोजगार पैदा होते हैं, और जब रोजगार पैदा होते हैं तो खपत बढ़ती है। भाग 4, खपत की कहानी माइनस द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। और यहीं से आता है हमारा चौथा और सबसे रोमांचक पॉइंट, कंजम्पशन यानी खपत। जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम $2000 से ऊपर जाती है तो एक जादू होता है। इसे जे कर्व कहते हैं। $2000 तक आदमी सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान पर खर्च करता है। लेकिन जैसे ही आय इससे ऊपर जाती है, उसकी ज़रूरतें बदल जाती हैं। अब उसे अच्छा फ्रिज चाहिए, उसे S चाहिए, उसे ब्रांडेड जूते चाहिए, उसे छुट्टी पर घूमने जाना है, उसे बाहर खाना खाना है। इसे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहते हैं। भारत अभी उसी टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। हमारी पर कैपिटा इनकम $2500 के आसपास पहुंच रही है और तेजी से $5000 की तरफ बढ़ रही है। अगले 10 सालों में भारत में एक ऐसा मिडिल क्लास खड़ा होगा जो अपनी खर्च करने की ताकत से पूरी दुनिया को चौंका देगा। आप देख रहे हैं कि प्रीमियम गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, 5 स्टार होटल भरे हुए हैं, महंगे फोन हाथों हाथ बिक रहे हैं। इसे प्रीमियमाइजेशन कहते हैं। भारतीय उपभोक्ता अब सिर्फ सस्ता नहीं चाहता, वो अब अच्छा चाहता है। यह ट्रेंड FMCG, रिटेल और ट्रैवल कंपनियों के लिए सोने की खान है। भाग 5, रिस्क और चुनौतियां माइनस संस्थागत नजरिया। लेकिन दोस्तों, अगर मैं सिर्फ अच्छी बातें करूं तो मैं आपका सच्चा सारथी नहीं हूं। एक समझदार निवेशक को सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। भारत की राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार। हमारी आबादी जवान तो है, लेकिन अगर उस जवानी को काम नहीं मिला तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जगह डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। ऑटोमेशन और AI के जमाने में नौकरियां पैदा करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी चुनौती है स्किल गैप। हमारे पास डिग्री वाले बहुत हैं, लेकिन हुनर वाले कम हैं। इंडस्ट्री को जो स्किल चाहिए वो कॉलेज से निकलने वाले बच्चों में नहीं मिल रही। तीसरी चुनौती है ग्लोबल झटके। अगर दुनिया में मंदी आती है, अगर तेल के दाम $100 पार कर जाते हैं या अगर कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाता है तो भारत अछूता नहीं रहेगा। हमारा एक्सपोर्ट गिर सकता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। और चौथी चुनौती है घरेलू राजनीति और सामाजिक स्थिरता। आर्थिक विकास के लिए समाज में शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है। एक निवेशक के तौर पर आपको इन रिस्क फैक्टर्स पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। आंख मूंदकर बुलिश होना बेवकूफ़ी है। हमें तर्कसंगत आशावादी यानी रैशनल ऑप्टिमिस्ट बनना है। भाग 6, सेक्टर्स माइनस पैसा कहां बनेगा। तो अब सवाल है कि इस युगांतर में पैसा कहां बनेगा। अगर भारत का दशक है तो कौन से घोड़े सबसे तेज दौड़ेंगे? मैं आपको 3 बड़ी थीम्स देता हूं। पहली थीम है बैंकिंग और फाइनेंस। किसी भी देश की ग्रोथ को फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है क्रेडिट यानी कर्ज। जैसे जैसे इकोनॉमी 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की तरफ जाएगी, हमें बड़े बैंकों की जरूरत होगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, NBFC और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां बहुत बड़ा पैसा बनाएंगी। भारत का क्रेडिट टू GDP रेशियो अभी भी बहुत कम है, इसमें बहुत गुंजाइश है। दूसरी थीम है मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स। जो कंपनियां फैक्ट्रियां बनाती हैं, जो मशीनें बनाती हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती हैं, जो रेलवे के लिए काम करती हैं, ये सेक्टर पिछले 10 साल से सो रहा था, अब ये जाग चुका है। सरकार का फोकस मेक इन इंडिया पर है और ऑर्डर बुक्स भरी पड़ी हैं। तीसरी थीम है कंजम्पशन और प्रीमियमाइजेशन। इसमें वो कंपनियां आती हैं जो एस्पिरेशनल भारत को सामान बेचती हैं, चाहे वो टाइटन जैसी कंपनियां हों जो ज्वेलरी और घड़ियां बेचती हैं, चाहे वो ट्रेंड जैसी रिटेल चेन हो या फिर होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटल चेन। जैसे जैसे लोग अमीर होंगे वे अपनी सेहत और लाइफस्टाइल पर ज्यादा खर्च करेंगे। निष्कर्ष और अगले एपिसोड का टीजर। दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि भारत का ये उदय संयोग नहीं है, ये संरचनात्मक है। सितारे अपनी जगह पे आ चुके हैं।
दुनिया को भारत की जरूरत है और भारत दुनिया के लिए तैयार है। ये नाउ ऑर्डर नेवर वाला मोमेंट है। अगले 10 साल भारत के इतिहास के सबसे निर्णायक साल होंगे। जो निवेशक आज इस ग्रोथ स्टोरी में अपनी हिस्सेदारी पक्की कर लेगा, वो अगली पीढ़ी के लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। लेकिन रास्ता सीधा नहीं होगा, बीच में गड्ढे भी आएंगे, स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, बाजार गिरेगा भी और उठेगा भी। आपको बस अपनी सीट बेल्ट बांधकर रखनी है और गाड़ी से उतरना नहीं है। अब तक हमने 4 एपिसोड्स में दुनिया, टेक्नोलॉजी, करेंसी और भारत की पूरी तस्वीर देख ली है। हमारे पास सारा ज्ञान आ चुका है, लेकिन ज्ञान का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। ये सब जानकर मैं कल सुबह बाजार खुलने पर क्या खरीदूं? मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करूं? मुझे कितना पैसा लार्ज कैप में डालना है, कितना स्मॉल कैप में, कितना सोने में और कितना कैश रखना है? युगांतर के 5वें और आखिरी एपिसोड में हम बात करेंगे द ग्रैंड स्ट्रैटेजी 2030 का पोर्टफोलियो। मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दूंगा, एक नक्शा दूंगा कि इन सारी थीम्स को मिलाकर एक ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए जो न सिर्फ सुरक्षित हो, बल्कि जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाए। हम एसेट एलोकेशन के नियमों को समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एक आम निवेशक और एक स्मार्ट निवेशक के पोर्टफोलियो में क्या फर्क होता है। वो एपिसोड इस पूरी सीरीज का निचोड़ होगा। अगर आपको आज का ये भारत की हकीकत वाला एपिसोड पसंद आया हो तो जय हिंद लिखकर कमेंट करें। इससे मुझे पता चलेगा कि आप भारत की ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास करते हैं। इस वीडियो को हर उस भारतीय के साथ शेयर करें जो अपने देश और अपने पैसे के भविष्य को लेकर चिंतित है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि युगांतर का ग्रैंड फिनाले आपसे मिस ना हो। अंत में वही जरूरी डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैंने आज जो भी सेक्टर्स या थीम्स बताई हैं वे केवल शिक्षा और विश्लेषण के लिए हैं। इसे कोई स्टॉक टिप या रिकमेंडेशन न समझें। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। भविष्य की ग्रोथ की गारंटी कोई नहीं दे सकता, हम सिर्फ संभावनाओं का आकलन कर सकते हैं। समझदार बने, सुरक्षित रहें। जय हिंद,